वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 6 सितंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया उसके मेन पार्ट सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने लिसनर हैं, व्यूअर हैं, चैनल को जरूर सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और हमारा साथ बनाए रखिए ताकि और भी हम लोग बेहतर तरीके से उभर कर आप लोगों के सामने आ सकें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, विभिन्न लिंक जो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करके सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उसका। साथ ही साथ वेबसाइट भी है जिसका iOS वर्जन है, अर्थात आईफोन जो यूज़ करते हैं वो वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं फ़िलहाल। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, व्हाट्सएप लिंक दिया गया, विभिन्न प्लेलिस्ट वहाँ पर दिया गया है जो आप लोग के लिए उपयोगी है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथ ही साथ आप लोगों को कल एक दैनिक जागरण का की नोट्स कैसे बनाएं उसके लिए आप लोग को एक वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर जाके देख सकते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस से संबंधित न्यूज़ को कवर करने में और उससे संबंधित की नोट्स बनाने में आप लोग को हेल्प हो सके। तो ज़रूर जाके देखिए जो अभी तक नहीं देखे हैं, और उसी आधार पर आज से आप लोग दैनिक जागरण का की नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा जो आने वाले समय में रेलेवेंट रहे टॉपिक उससे कवर किया जा सके। चलिए आज हम लोग बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर हालांकि पहले भी एक बार चर्चा हो चुका है, 12 फरवरी 2022 को इससे रिलेटेड टॉपिक आया था जब हिजाब मामला आया था उससे संबंधित। उसी मामले में जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, कर्नाटक हाई कोर्ट का, उसके बिहाफ में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते याचिका लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें की गई है, टिप्पणी की गई है और पूछा गया है, शीर्ष अदालत ने पूछा कि धर्म के पालन का सबको अधिकार है लेकिन क्या स्कूल और में इसे लागू कर सकते हैं। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न किए गए हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या यह वाजिब है क्या नहीं है, किस संबंधित दिशा निर्देश को इंगित करता है, किस दशा को निर्धारित करेगा। तो देखिए इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले आप लोग न्यूट्रल होकर इस चीज़ को समझिएगा, एक न्यूट्रल एस्पिरेंट के तौर पर, ताकि आप लोग का इसका उपयोग कर सके। इसे किसी धार्मिक आधार पर आप लोग नहीं समझिएगा क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, पीसीएस का एस्पिरेंट है, तो आप लोग का व्यू न्यूट्रल होना चाहिए। दोनों पक्षों के पक्ष विपक्ष की जो बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव बातें जो है इस मुद्दे से संबंधित सभी पर विस्तृत आप लोग का नज़र होना चाहिए। तो मैं पहले भी 12 फरवरी के न्यूज़ में आप लोग को यह बात बताया था, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा 12 फरवरी 2022 का न्यूज़ हिजाब मामले से, वो जाकर ज़रूर देखिए। वहाँ पर मैंने बात बोला था आपको मौलिक अधिकार से अधिक किसी व्यक्ति विशेष को उसके मौलिक कर्तव्य पर बल देना चाहिए। अगर मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा कि मुझे समाज सोसाइटी से रिलेटेड जो दायित्व क्या है, हमारे व्यक्ति विशेष होने का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, हमारे राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य क्या है, धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। तभी जाके आप मौलिक अधिकारों का सही उचित उपयोग कर सकते हैं। यह किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं की, सभी धर्मों के बारे में यही बात होती है कि आपको अधिकार की मांग करने से पहले आपका दायित्व क्या है दूसरे के प्रति, समाज के प्रति, वर्ग के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति। तो आपका यह दायित्व होना चाहिए किसी मामले को किस रूप से देखना है। तो यहाँ पर जब भी प्रश्न आपसे क्रिएट किया जाएगा हिजाब मामले के संदर्भ में, तो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर आप लोग को किया जाएगा। उसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में आपको अंतर संबंध पूछा जा सकता है कि कौन सबसे अधिक है। ऐसे बहुत से मामले देखने को मिले हैं जहां पर अदालतों ने मौलिक अधिकार के एवज में मौलिक कर्तव्य को वरीयता देने की बात की है। यहाँ भी इस मामले में इस हिजाब मामले संदर्भ में भी यही बातें देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ बातें स्पष्ट की जा सकती, जिसे हम लोग देखते हैं न्यायालय ने क्या कहा। तो यहाँ पर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी धर्म किसी को भी अपनी धार्मिक परंपरा पालन करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न किए गए हैं, जैसे क्या स्कूल में धार्मिक परंपरा का पालन कर सकते हैं, जहाँ यूनिफॉर्म
निर्धारित है, क्या जो चाहे वह पहनकर स्कूल जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न किया गया। तीसरा प्रश्न, क्या छात्राएं मिनी मिडी जो चाहे पहनकर स्कूल जा सकती है। तो देखिए, प्रथम दृष्टया तो यही लगेगा कि एक व्यक्ति समान तौर पर देखने को मिलेगा नहीं। स्कूलों में जो स्कूल ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म ड्रेस होता है, वो ही पहन के जाना चाहिए। जो और भी जो जो स्कूल का जो ड्रेस है, ड्रेस कोड है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहन के जाना चाहिए। पर मामला कुछ संदिग्ध है, कुछ सोचने विचारनीय लायक है। क्या स्थिति बन सकती है ऐसी, इससे संबंधित प्रश्न किए गए हैं। इसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया पीठ की अगुवाई करेंगे। इससे संबंधित आपको बुधवार को अगली सुनवाई होगी। पर साथ ही साथ देखिए, कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 दर्जन से अधिक याचिकाएं लंबित है, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जो कर्नाटक हाई कोर्ट को था, और जिसमें 15 मार्च को फैसले में स्कूल के हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था और बोला था कि स्कूलों में समानता जो स्कूल होते हैं उसके लिए आपको ड्रेस कोड लागू है और ड्रेस कोड को ही मान्य किया जाना चाहिए। यह माना था कर्नाटक हाई कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट में यह गया है विचार, तो हम लोग जब विचार इससे संबंधित निर्णय आएगा तो उसके सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पर इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको हम लोग को जानना चाहिए। जैसे राजीव धवन सुनवाई टालने का अनुरोध किया है, एक जस्टिस है, उनके कहा है कि मामलों में धार्मिक स्वतंत्रता और हिजाब के इस्लाम का अभिन्न अंग हिस्सा होने के संवैधानिक सवाल शामिल है। साथ ही साथ अनुच्छेद 145 जो है 3 हवाला दिया कि जिसमें संवैधानिक महत्व के मुद्दों पर 5 न्यायाधीश संविधान की पीठ का सुनवाई की बात कर सकते हैं या संवैधानिक बेंच का निर्माण कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो इस सब बातों पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। संवैधानिक बेंच क्या होता है, किस तरह रिलेटेड हो सकता है। और जब कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह माना कि यह अभिन्न अंग संवैधान हिजाब पहनना मूल जो इस्लाम है उसका अभिन्न अंग नहीं है, तो यह भी चीज़ें देखने को मिलता है। तो देखिए, इससे रिलेटेड आपकी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होगी। आपको जो ये टॉपिक कवर होगा यूपीएससी के पेपर जीएस पेपर में, जीएस 1 और 2 में मौलिक अधिकार और सरकारी नीतियां हैं, उससे संबंधित टॉपिक में आपको यह कवर होगा। साथ ही साथ पीसीएस में जहां भी आपको यह टॉपिक देखने को मिलेगा, आप जीएस के पार्ट में इसकी नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखिए जीएस 1 और जीएस 2 के पेपर में। चलिए, इसका की नोट्स हम लोग देखते हैं क्या रिलेवेंट है। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं भी आप लोग को बताता हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सभी मौलिक अधिकारों की तरह राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक, स्वास्थ्य और अन्य राज्य के हितों के आधार पर अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है, जो हम क्या जानते हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध के संदर्भ में समझते हैं कि राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध के आधार पर मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगा सकती। अगर राज्य को ऐसा लगेगा कि संवैधानिक व्यवस्थाएं, नैतिक, स्वास्थ्य, अन्य राज्य हितों के आधार पर कुछ डिस्प्यूट हुआ है, उससे विवाद उत्पन्न होगा, तो राज्य हिजाब मामले में भी आपको प्रतिबंध लगा सकती है, शक्ति उसे प्राप्त है। हालांकि देखिए, बात है कि यहाँ पर वाद प्रतिवाद और संवाद की बात कितनी होती है, यह ध्यान रखने योग्य है। मैंने पहले भी बात किया था कि इन सब मामलों में जब भी धार्मिक मामले आते हैं तो वहाँ पर लोग वाद जरूर करना चाहते हैं, प्रतिवाद भी करना चाहते हैं, पर संवाद की स्थिति में नहीं आना चाहते। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि धार्मिक जैसे मामले जब भी उभरते हैं तो संवाद होना चाहिए दोनों पक्षों के बीच या विभिन्न पक्षों के बीच, कि इस मामले का सही और उचित निकारण क्या हो सकता है, निर्धारण किस रूप से एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब निहरताएँ क्या है धार्मिक स्वतंत्रता, ये समझने की ज़रूरत है। जो धार्मिक स्वतंत्रता हम लोगों को मौलिक अधिकार में मिला हुआ है, उसकी धार्मिक निहरताएँ क्या है, यह समझने की ज़रूरत है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता जो दी गई है, अंतःकरण की धार्मिक और धर्म के आबाद रूप मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देती है। किसी भी नागरिक को अंतःकरण करने से रोक नहीं सकता, अर्थात आबाद रूप से मान्य फिर आचरण करने या उसका प्रचार करने से। प्रचार भी होगा, वही सामाजिक जो युक्तियुक्त प्रतिबंध उसका आधार होना चाहिए, उसके आधार पर भी आप प्रचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध जाकर आप प्रचार कीजिए या दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म की पराकाष्ठा को बताइए, यह भी संविधान आपको नहीं देता है। तो यहाँ पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निर्धारित है। धर्म को मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था के सार्वजनिक
और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। अर्थात किसी व्यक्ति को धर्म का मानने का पूर्णतः अधिकार है। वो विश्वास रख सकता है, आस्था को सार्वजनिक या बिना भय के घोषणा कर सकता है या उसे मान सकता है। यह भी एक मौलिक अधिकार के संदर्भ में इसकी निहिताएं स्पष्ट होती है। साथ ही आचरण का अधिकार भी धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह और विश्वासों तथा विचारों के प्रदर्शन का भी अधिकार देता है। तो आप आचरण भी कर सकते हैं, किस रूप में? धार्मिक पूजा कर सकते हैं, अनुष्ठान, सामूहिक और समारोह कर सकते हैं, विश्वासों तथा विचारों का प्रदर्शन करते हैं, पर सभी युक्ति युक्त आधार पर ही निश्चित होंगे। ऐसा नहीं कि किसी धार्मिक पूजा स्थल के एवज में किसी दूसरे धर्म विशेष का मजाक बनाया जाए, या इस संदर्भ में भी कर सकते उसको नीचा दिखाया जाए, या अपनी धार्मिक अनुष्ठान को सर्वश्रेष्ठ दर्शाया जाए। तो आचरण आपको भी इसी रूप में करना है। साथ ही साथ प्रचार करने का भी अधिकार आपको मिला हुआ है। सभी व्यक्तियों को किसी के धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक पहुंचाना या प्रसारित करना भी किसी धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करने से संबंधित है। तो आपको यह भी आपको अधिकार है। पर ध्यान रखिएगा, अंतःकरण का स्वतंत्रता हो, धर्म को मानने का अधिकार हो, या आचरण के अधिकार हो, या प्रचार करने का अधिकार हो, सभी में युक्ति युक्त प्रतिबंध राज्यों के द्वारा किसी न किसी रूप से निर्धारित किए जा सकते हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ आपको ध्यान रखना है, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य हितों को ध्यान में रखना है कि अन्य हित प्रभावित ना हो। तो चलिए नेक्स्ट है, अब संवैधानिक अधिकार क्या है, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान में संवैधानिक अधिकार क्या दिए गए हैं। तो 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया। 25 जो आर्टिकल 25 से लेकर 28, 25, 26, 27, 28, तो उसके संदर्भ में आप लोग को चीज़ें देखने की जरूरत है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, यह आप लोग को ध्यान रखना है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व्यवस्था तथा इस भाग के दूसरे उपबंध के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की अवैध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी 25 से लेकर 28 तक जितने भी आर्टिकल है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप इस रूप से समझ सकते हैं, 25 के अंतर्गत सभी तथ्यों के आधार पर ही आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसमें स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था और दूसरे अन्य के हित सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये बात भी समझने की ज़रूरत है, वह हिजाब मामला हो या और भी हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख, जैन, कोई भी धर्म के मानने लोग हैं, उसके धार्मिक प्रतिष्ठान हो या धार्मिक आचरण व्यवस्था, सभी से संबंधित चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष। अर्थात पहले क्या था, आज़ादी के बाद से 42वें संविधान संशोधन जब आया था तब तक केवल हम धार्मिक रूप से आचरण करते थे धार्मिक स्वतंत्रता को, पर उसके बाद पंथों का भी स्वतंत्रता यहाँ निश्चित की गई 42वें संविधान में। अर्थात धर्म के अंदर भी बहुत से पंथ होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में बहुत से पंथ हैं, ईसाई धर्मों में बहुत से पंथ हैं, उसी तरह आपको मुस्लिम समुदाय में भी बहुत से धर्म, शिया, सुन्नी और भी बहुत से हिजाबी हैं, बहुत से पंथ हैं, उनमें भी विभेद को रोक करता है यह संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था। तो इम्पोर्टेंट रखिएगा, धर्म के साथ साथ आपको धर्म में जो विभेद है के साथ साथ आपको पंथ में भी विभेद को रोकता है। तो याद रखिएगा, तो आपको इस संदर्भ में भी समझना चाहिए। दूसरा चीज़, कुछ वाद आया था, उस वाद को याद रखिएगा, जब भी आपको इससे रिलेटेड कुछ चर्चा होगा धार्मिक स्वतंत्रता से या धार्मिक मौलिक अधिकार से संबंधित, तो आपको ये मामले याद रखना है और यह सब बार बार आप लोग को रिपीट होगा। तो आप लोग को इन सब चीज़ों को की नोट्स अच्छे से बनाइएगा। और की नोट्स के संदर्भ में मैंने कल जो वीडियो बनाया है, आप 2 पार्ट में पेज जो आपका नोटबुक है उसके 2 पेज होते हैं, उसको ओपन कर लीजिए। एक तरफ तत्कालीन रूप से जो मुद्दा है चर्चा में उसे लिखिए एक पेज में, और नीचे आपको दूसरे पेज में, उसी के दूसरे पेज में आपको इसके स्ट्रक्चर पार्ट है, जैसे मौलिक अधिकार क्या है, न्यायालय के वाद क्या है, संबंधित चीज़ों को लिखना है। नीचे के पार्ट में नोट आपको लिखना है, फिर उसके नीचे के पार्ट में आपको मॉडल आंसर प्रश्न, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल प्रश्न को भी लिखना है। तो आपको जैसा कल बताया गया है तो आप उसे कीजिएगा उसी संदर्भ में। चलिए हम लोग इस
वाद को देखते SR बोमई बनाम भारत संघवाद 1994, याद रखिएगा। इसमें धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो मूल ढांचा यहाँ माना गया धर्मनिरपेक्षता को। तो जो आपको केशवानंद भारतीवाद के बाद जो आया था मूल ढांचा का प्रारूप, उसके बाद 1994 में धर्मनिरपेक्षता को इस मूल ढांचे के संविधान में जोड़ा गया है। तो धर्मनिरपेक्षता अब मूल ढांचा है, इसे किसी रूप से राज्य अपने नियम कानून के रूप परिवर्तित नहीं कर सकती। हालांकि इसे युक्त रूप से लागू करने के लिए सभी दिशा निर्देश वो दे सकती है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या हो गया? मूल ढांचा हो गया, जो सभी धर्म और धार्मिक समुदाय के समान व्यवहार करता है और धर्म व्यक्तिगत विश्वास की बात करता है, उसे अलौकिक क्रियाओं में नहीं मिलाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह वाद आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया कि धर्म व्यक्तिगत विश्वास की बात करता है, न कि अलौकिक अर्थात किसी इनविजुअल क्रियाओं को के संदर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है। हम किसी धर्म को मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, बस वहाँ तक यह सीमित है। अब ऐसा नहीं कि हम इस एक ऐसी ख्वाबी दुनिया में जाएं जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का आचरण अव्यवहारिक हो जाए, तो यह इजाज़त कभी न्यायालय नहीं देता है, संविधान नहीं देता। यह बात बम्बई जो वाद था, दुबईवाद, उसमें स्पष्ट किया गया था। इसी वाद में आप लोग न्यायमूर्ति जो रामास्वामी ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता ईश्वर विरोधी भी नहीं है, अपेक्षा अर्थ नास्तिक भी नहीं है। तो जो पंथ निरपेक्षता है, यह कहीं नहीं बताता है कि आप ईश्वर विरोधी हैं, और साथ ही अर्थ नास्तिकता से भी नहीं स्पष्ट होता है। पंथ निरपेक्षता राष्ट्र की नास्तिक और दोनों के बीच एक समान दृष्टि को स्पष्ट करता है, अर्थात जो राष्ट्र है और नास्तिक जो प्रवृत्ति होती है, जो पूर्णतः न मानने वाली जो प्रवृत्ति होती है किसी धार्मिक आचरण का, उसके बीच का स्थिति है पंथ निरपेक्ष। तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को कि यह आस्तिक और नास्तिक और आस्तिक के बीच की कड़ी ही पंथ निरपेक्षता के बीच जो धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है आपको वो स्पष्ट करता है। अर्थात न यह पूर्णतः नास्तिक है, न यह पूर्णतः आस्तिक है, यह केवल बीच के स्थिति को मेंटेन करता है, जिसमें धर्म के आचरण के लिए सभी प्रभावों को लागू करता है। जो बातें मैंने पहले बताई है, सामाजिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और अन्य हित जो उनको कायम करने के लिए ऐसे नियम कानून वो स्थिति स्पष्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट है बीजो बनाम एनुमल जो था आवाद 1996, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, बीजो बनाम एमिनल वाद 1996। इसमें यह बात स्पष्ट की गई कि किसी व्यक्ति को जिसका धार्मिक विश्वास इसकी अनुमति नहीं देता है कि राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर बार बार आप लोगों को मामले देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, समूह के द्वारा राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है, क्योंकि वो किसी ईश्वरीय शक्ति को अपना सर्वोच्च मानते हैं। और राष्ट्रगान में राष्ट्र के गान होता है, उसकी सभी संस्थाओं का गान होता है, इसलिए नहीं गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता इस वाद में। हालांकि इसके बाद ऐसी अपेक्षा की गई थी कि सभी व्यक्तियों का पर मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि आप इस दिशा में कार्य करें, ताकि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके लिए भी यह युक्त रूप से चीज़ें की गई थी। नेक्स्ट है गुलाम कादर अहमद भाई मेमन बनाम भारत सूरत नगर निगम। यहाँ पर भी कुछ बातें स्पष्ट की गई थी इस वाद में। आपको उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था, बम्बई उच्च न्यायालय ने, जो अनुच्छेद 25-26 के उपबंध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है राज्य के लोक प्रयोजन के लिए किसी पूजा स्थल के अधिग्रहण से वर्जित नहीं करता है। अर्थात किसी भी नगर निगम को यह अधिकार है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार राज्य को लोक प्रयोजन अर्थात लोक जो कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं उसके लिए किसी पूजा के स्थान को अधिग्रहण करने से वंचित नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में स्पष्ट किया गया था, तो यह भी आपको संदर्भ समझना है। इस्लाम फारूकी बनाम भारत संघवाद, याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट था ताकि आप लोग इन सब चीज़ों को समझ सके और इन सब चीज़ों के आधार पर आप आकलन कर सके। तो इस्लाम फारूकी जो वाद था यह आप लोगों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण करते हुए निर्धारित किया गया था। अनुच्छेद आपको 25-26 के संदर्भ में
तो यह भी आप लोगों को यह ध्यान रखने की बात है कि जो फारूकी वाद था, भारत संघवाद, यह कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो यह भी आप समझने की ज़रूरत है कि आपको इस मामले में यह समझने की ज़रूरत है कि यह बार बार क्यों 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में मामले बार बार गए हैं वाद। रीज़न इसके पीछे यह है कि जब हम किसी धार्मिक आधार पर अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसे मामले बार बार न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि यहाँ लोग मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक अधिकार को अधिक तरजीह देते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में मौलिक कर्तव्य को लोग तरजीह नहीं देते। किसी मामले को सामूहिक रूप से भी समाधान किया जा सकता है, पर लगातार इस मामले में देखा गया है कि मौलिक अधिकारों की वकालत बार बार की गई है। तो मैंने इसलिए शुरू में ही बोला था कि मौलिक अधिकार से अधिक लोगों में मौलिक कर्तव्य के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। आप एक सभ्य सोसाइटी में रहते हैं, आप एक सभ्य वातावरण में रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे वातावरण को बनाने के लिए आपके तरफ से ज़्यादा बेहतर काम होना चाहिए, और न कि राज्य जब भी इस मामले में आएगा तो वो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाएगा, क्योंकि उसको अधिकार प्राप्त है। और राज्य कभी नहीं चाहता है अपने उन व्यवस्थाओं को खराब करना जिससे सामाजिक स्वास्थ्य और अन्य हित प्रभावित हो। तो आप इन सब चीज़ों को इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं। अब इस्लाम फारूकी बनाम वाद जो था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राज्य को किसी धार्मिक स्थल या उसके किसी भाग के लोक प्रयोजन हेतु अधिग्रहण करने से वर्जित नहीं करता। यहाँ एक चीज़ें समझने की जरूरत है। अनुच्छेद 25(1) यह भी कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने की धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य विधि बनाकर निर्बंधन लगा सकता है। यह आपको फारूकी वाद जो आया था उसमें बोल दिया गया कि अब इसे युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाने की शक्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 25 के खंड 2 उपखंड जो है क ख के अधीन राज्य के अधीन विधि बनाकर निम्नलिखित आधारों पर निर्बंधन लगा सकती। अब आधार भी बता दिया गया। पहले तो संविधान में जो आधार बताए गए थे कि युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती, तो इसके लिए आधार बताए गए, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य को बनाए रखना। अर्थात सदाचार कहने का मतलब है समान रूप से आचरण करे जिसके आधार पर लोगों में डिस्प्यूट पैदा न हो, सभी लोग एक शांतिपूर्ण वातावरण में रह सके। सदाचार कहने का मतलब यहाँ था व्यवस्था का। और स्वास्थ्य कहने का मतलब किसी ऐसे पक्ष विपक्ष के द्वारा ऐसा विवाद क्रिएट नहीं किया जाए जहाँ पर हिंसा उत्पन्न हो और स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो, यह भी नहीं कहने की बात की गई थी। नेक्स्ट है धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य अलौकिक क्रियाओं में विनियमित निर्बंधन करने के लिए यह व्यवस्था भी की गई। नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण सुधार के लिए अथवा हिंदुओं के लिए सार्वजनिक कार्य संस्थाओं के सभी वर्गों विभागों के लिए भी यह युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि क्या अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा, संविधान में कौन कौन से वाद गए हैं। तीसरा, युक्तियुक्त प्रतिबंध किस रूप से लगाया जा सकता है, यह भी चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है। तो अब हम परीक्षण किस आधार पर कर सकते हैं। न्यायालय किस आधार पर परीक्षण करती है कि यह मामला किस रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाएगी। इसके लिए न्यायालय ने कुछ चीज़ें स्पष्ट की हैं। जैसे न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसी परीक्षण को लागू करता है। जैसे वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वायुसेना में मुस्लिम एयरमैन दाढ़ी रखने के लिए सेवा मुक्त करने का निर्णय को सही ठहराया था। एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसने एयरमैन के लिए दाढ़ी रखने के सेवा मुक्ति का निर्णय किया था। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग आम व्यक्ति रहेंगे तो यह तुरंत हम लोग विवाद खड़ा कर देंगे कि ऐसा क्यों है। पर सशस्त्र बल अधिनियम 1964 जो है बलों में कर्मियों के लिए बाल बढ़ाने प्रतिबंधित करता है। केवल उन कर्मियों को छोड़कर जिनमें धर्म बाल कटाने और सेव करने से रोकता है। तो जिसके धर्म में अगर मौलिक रूप से यह माना गया है कि जैसे सिख धर्म में अपनी शिखा रखना अनिवार्य है, पर यहाँ पर इनको छूट दी गई है। जिनके धार्मिक उन कर्मियों को छोड़कर जिनके धर्म या बाल काटने सेव करने से रोक लगाता है। जैसे सिख में सेव करना या तो दाढ़ी बाल काटना, शिखा काटना, सर का जो चोटी होता है वो काटना प्रतिबंध अनिवार्य रूप से लागू है। तो उनके लिए यह छूट दी गई है। बाकी धर्मों में ऐसा कुछ नहीं वर्णित है। बाद की व्यवस्थाओं में यह जरूर लागू की गई है
कि हम इस प्रकार से आचरण कर सकते हैं, धार्मिक आचरण कर सकते हैं। पर मुस्लिम समुदाय में भी वस्तुतः जब मूल जो इस्लाम वर्णित हुआ था, जो कुरान लिखी गई, उसमें कहीं भी यह इस रूप से वर्णित नहीं किया गया, इस मामले में स्पष्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय ने अनिवार्य रूप से माना था कि दाढ़ी रखना इस्लामी प्रथा का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अगर रहता तो सभी इस्लाम के मानने वाले व्यक्ति दाढ़ी रखते, ऐसा नहीं है। जैसे सिख पंथी जो रखते हैं, सभी जो वयस्क रहेंगे आपको नज़र आएगा, सभी सिखों के दाढ़ी रखते हैं, उनको अनिवार्य प्रवृत्ति होती है। नोट याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ नोट है। जैसे भारत के संविधान में कहीं भी धर्म शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। धर्म की चर्चा है, पर धर्म क्या होता है इसका कहीं परिभाषा नहीं किया गया है। आपको ये चीज़ें याद रखना है और इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फ्रांस, डेनमार्क में सार्वजनिक स्थलों पर बुर्के और नकाब से पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे विकसित जो देश हैं वहाँ पर आपको प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ चीन में भी पब्लिक प्लेस पर नकाब पहनने पर प्रतिबंध है। वहाँ चीन में तो और भी बुरी स्थिति कायम है। यहाँ पर तो कुरान में आपको छेड़छाड़ी की जा रही है, तो जब यह मामला देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, जर्मनी के सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो जज हैं, सैनिक हैं, नकाब बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। नीदरलैंड में उन जगहों बुर्के या नकाब की मनाही है जहाँ पर परिचय पत्र दिखाने के लिए कहा जाता है, जैसे एयरपोर्ट, सिनेमा घर, स्कूल, कॉलेज आदि सरकारी संस्थानों में, वहाँ भी बुर्के पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट है, इटली में हिजाब और नकाब पर प्रतिबंध है। बेल्जियम और श्रीलंका में भी नकाब यानी पूरी तरह चेहरे ढकने के लिए मनाही है, न प्रतिबंध है। तो आप समझ सकते हैं इन मामलों को इस रूप से ही कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है मौलिक अधिकार के संदर्भ में, तो आप इस संदर्भ में भी इस न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ जो हिजाब मामला था वो आप 12 फरवरी का न्यूज़ देख लीजिएगा, साथ ही साथ इस न्यूज़ को भी कवर कीजिएगा, ताकि हिजाब मामला कैसे उठा था, हिजाब मामला क्यों इतना तूल पकड़ा, क्यों इतना विवाद का स्तर बढ़ा था, और राज्य और सरकार, पॉलिटिक्स पार्टियाँ, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी किस रूप से बिहेव कर रही थी, सभी पर उस दिन चर्चा किया गया था। आज उससे संबंधित जो पक्ष थे, अन्य पक्ष, उस पर भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए लिज जो है, ट्रेसा लिज, वो अब लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। जो हमारे मूल जो भारतवंशी जो थे वो सुनुक, ऋषि सुनुक, उनका जो सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के अंदरूनी चुनाव में हराया है, तो इस रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब रिश्ते किस रूप से उभर कर, अगर भारतवंशी अगर प्रधानमंत्री बनते ब्रिटेन के, तो और भी एक नया अध्याय हम लोग के साथ जुड़ता है। पर जो वर्तमान प्रधानमंत्री चुनी जाएंगी ट्रस, वो भी भारत के पॉजिटिव बातें करती हैं कुछ हद पर, कुछ मुद्दों पर, तो उन पर हम लोग बात चर्चा करेंगे क्या है नहीं है। जैसे आप लोग इसे की नोट्स बना लीजिएगा, जैसे कितना वोट इन्हें मिला, क्योंकि देखिए पीटी एग्ज़ाम में पीटी जो प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा पूछा जाता है पीसीएस स्तर पर, तो इस प्रकार के भी प्रश्न को ऐड कर लिया जाता है। किस पार्टी की थी, किस पार्टी से किनको अपने पक्षी को हराया, कि वो किससे संबंधित हैं, उनको कितना वोट मिला, आदि चीज़ें आपको याद रखिएगा। इनका नाम पूरा याद रखिएगा। मेरी एलिजाबेथ टस 47 वर्ष की हैं और लिज टस प्रधानमंत्री पद कार्यरत जो बोरिस जॉनसन है उनका स्थान लेगी, और 2021 में वो विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी है। और साथ ही साथ इनके लिए देखिए, जॉनसन को ब्रेक्जिट विपक्षी लेबर पार्टी को हराने, कोरोना काल में वैक्सीन के लिए अभियान चलाने, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और क्यू के कालिसिस तक लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए याद किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मोरिस जॉनसन, उनकी उपलब्धि बताई गई है। इन सब चीज़ों को आप लोग की नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि एग्जाम्पल के तौर पर आप चीज़ें स्पष्ट कर सकें। अब हम इससे जो ये टॉपिक है आप लोगों को यूपीएससी के जीएस पेपर 2 है, उसका द्विपक्षीय संबंध जो है, द्विपक्षीय संबंध राष्ट्रों का होता है, समझौते जो किए जाते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड है यह न्यूज़। तो आप लोगों को जीएस पेपर 2 में यह कवर करेगा, और पीसीएस, स्टेट पीसीएस में जो होगा, जहाँ पर भी ये टॉपिक आपको नज़र आएगा वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, जब भी ब्रिटेन और भारत की बात की जाएगी तो वहाँ पर हालिया जो समझौते हुए उस पर ज़रूर चर्चा की जाएगी। जैसे पहले के देखिए, जब भी
संबंध में जब बात की जाती है तो हम पूर्वकालिक इतिहास को न जानकर वर्तमान जो इतिहास है, वर्तमान संदर्भ में क्या गतिविधि हो रही है उसको हम लोग ज़्यादा हम देते हैं। जैसे हाल ही में व्यापारिक रणनीति साझेदारी हुई है, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ, CSP, आप लोग याद रखिएगा CSP यह हुआ है। इसको हम लोग देखते हैं क्या है, जो हालिया गतिविधि हुई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत ब्रिटेन यूके के बीच संबंध वर्ष 2021 में संपन्न हुई व्यापारिक रणनीति साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है से परिलक्षित होती या स्पष्ट की जा सकती है। जैसे इस समझौते में भारत यूके संबंधों के लिए वर्ष 2030 तक एक रोड मैप तैयार किया है। भारत और ब्रिटेन या यूके जिसे संदर्भित कहा जाता है, यूके यूनाइटेड किंगडम, तो वो किस रूप से वर्ष 2030 तक दोनों देश काम करेंगे, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया इस समझौते के तहत, जो मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों के लिए साझेदारी योजनाओं की एक रूपरेखा है। तो आप लोगों को यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आपको इससे रिलेटेड चीज़ें किस रूप से अपडेट किए जाते हैं। भारत और यूके ऑनलाइन अवसंरचना सुरक्षा के लिए नए संयुक्त साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी हाल ही में। यह इस पर कार्य और गतिविधि चल रहा है, जल्द ही इस पर कोई दिशा निर्देश आ सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की बात है। भारत और यूके अपना स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग अर्जित करने के लिए योजना बना रही है और उभरती प्रौद्योगिकी में एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने का यह कार्य करेगी। यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नेक्स्ट है, यूके और भारतीय समुद्री क्षेत्र में भी अपने सहयोग को मजबूत करने में सहमत हुए और यूके जो भारत हिंद प्रशांत महासागरीय पहल है इंडो पैसिफिक इंटेंसिटी जो है इनिशिएटिव, उसमें भी कार्य आपको कर रही है। जैसे आपको मैंने हाल ही में भारत पाक हिंद प्रशांत के संदर्भ में कुछ बातें स्पष्ट किया था, तो उसे आप लोग इससे जोड़ कर देख सकते हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर भी जुड़ी हुई है। और दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री सुरक्षा विषयों का प्रमुख भागीदार देश बनेगा, इस पर भी चर्चा की गई है। जनवरी 2022 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौरे की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में क्या किया गया, जो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था उस समय थी जनवरी 2022 में, हालांकि वर्तमान इस महीने में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया, ब्रिटेन 6ठी अर्थव्यवस्था हो गया, पर मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब जनवरी 2022 में यह सम्मेलन हुआ था, समझौता हुआ था, जहाँ पर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था यूके और 6ठी भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बीच व्यापक सौदे को संपन्न साझा महत्वाकांक्षी को दर्शाया गया, जहां दोनों पक्षों के प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ 26 नीति क्षेत्रों में को शामिल करते हुए 32 से अधिक सत्रों को कवर किया था। तो ध्यान रखिएगा 26 नीति क्षेत्र और 32 से अधिक सत्रों को कवर किया इस नीति में। आपको प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, अब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है यूके भारत यूके साझेदारी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो यूके के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं, अर्थात यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में देख लेते हैं या ब्रिटेन के संदर्भ में ही देख लेते हैं। जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है बाजार हिस्सेदारी रक्षा दोनों के विषयों पर यूके के लिए एक प्रमुख रणनीतिक स्ट्रेटेजी पार्टनर देश है, जो वर्ष 2015 में भारत और यूके के बीच रक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा साझेदारी हुई थी डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर द्वारा रेखांकित भी हुआ है, अर्थात हस्ताक्षरकर्ता देश है दोनों रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी के संदर्भ में। और ब्रिटेन एक गंभीर वैश्विक अभिकर्ता के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी जगह सुदृढ़ करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकासशील अर्थव्यवस्था में अवसरों के लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जब से यूरोपियन यूनियन से बाहर होने की बात की गई है ब्रिटेन के द्वारा, तब से वह इन क्षेत्रों में हिंद प्रशांत महाक्षेत्रों में अपने नए अवसर ढूंढने का प्रयास कर रही है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत से बेहतर विकल्प इसे नहीं प्राप्त हो सकता। यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तथ्य है। इसलिए भारत के रिश्ते को ब्रिटेन तहजीब दे रहा है और आने वाले कुछ समयों में और भी बेहतर विकल्प देखने को हमें मिल सकता है। तो आने वाला जो 5 से 10 वर्ष होगा, भारत और ब्रिटेन के संदर्भ में इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है पॉजिटिव सेंस में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है, भारत के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंधों के साथ इस लक्ष्य को बेहतर ढंग से हासिल करने में सक्षम होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो ब्रिटेन अपना मंशा रखता है, जिस संदर्भ में कार्य करना चाहता है, और भारत जिस संदर्भ में हिंद महासागर में कार्य करना चाहता है, दोनों के अंतर संबंध अंतर्हित
इससे जुड़े हुए हैं, तो यह भी आप लोग को ध्यान रखना है ये चीज़। अब भारत के लिए ब्रिटेन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह भी आप लोग को जानने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ओमान, सिंगापुर, बहरीन, केन्या और हिंद महासागर में ब्रिटिश क्षेत्रों नौसेना सुविधाओं के साथ यूके हिंद प्रशांत क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है। याद रखिएगा कि ब्रिटेन का जो ओमान है, सिंगापुर है, बहरीन है, केन्या, हिंद महासागर, ब्रिटिश नौसैनिक सुविधाएं उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ बहुत से इसके पहले से ही आपको क्षेत्र, छोटे छोटे द्वीप ब्रिटेन के हैं, जो कॉलोनियन क्षेत्र रहा था ब्रिटेन उस दौरान से ही है, और वहाँ पर उसका नौसैनिक बेड़ा है। तो इसके संदर्भ में उसका भारत उपयोग करना चाहता है, इसी बिहाफ में संबंध को स्पष्ट करते हुए, ताकि उसके भविष्य में कभी अगर नौसैनिक सुविधाएं प्राप्त करनी हो तो ब्रिटेन का उपयोग, ब्रिटेन के साथ साझेदार जब हम हो जाएंगे तो इन द्वीपों का, हम इन क्षेत्रों पर नौसैनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकें। तो एक पहला प्रमुख कारक है। दूसरा है आपको भारत यूके मत्स्य क्षेत्र, फार्मा और कृषि उत्पादों के लिए आसान बाजार पहुंच की मांग रखता है, और साथ ही साथ श्रम गहन निर्यात के लिए शुल्क निर्यात की अपेक्षा करता है। इसके संदर्भ में भारत के लिए आपको ब्रिटेन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ मत्स्य क्षेत्र, फार्मा और कृषि उत्पादों की डिमांड अधिक है। साथ ही साथ गहन आपको श्रम जो है, जो हार्ड लेबर निर्यात के, जैसे हम लोग आपको अरब कंट्री में हार्ड लेबर भेजते हैं, वैसी अपेक्षा न होकर यहाँ पर शुल्क रियायत की अपेक्षा रखता है, अर्थात निर्यात के लिए शुल्क की रियायत भी आप लोग को देता है। जैसे कि अरब कंट्रियों में बहुत कम, उसके एवज में ब्रिटेन ने शुल्क रियायत दी है हमारा, जो अगर लेबर फोर्स लेबर हम लोग वहाँ पर भेजते हैं तो उसके संदर्भ में बातें की गई है। आपको मॉडल प्रश्न यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है कुछ चीज़ें, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपसे किया जा सकता है। जैसे नई भू राजनीतिक वास्तविकताएं भारत और यूके के एक रणनीतिक दृष्टि की मांग करती है। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं? कहने का अर्थ है जो वैश्विक मांग बढ़ी है, वैश्विक साझेदारी बढ़ी है, और जो वर्ल्ड में जो हिचकोले खा रहा है विदेश नीतियां सभी देशों का, रूस यूक्रेन का मामला हो, अमेरिका चीन का मामला हो जो हालिया घटना घटा है, या दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया का मामला हो, चीन जापान का मामला हो, तो उसके बीच ऐसे राष्ट्रों की ज़रूरत है जहां पर हिंद प्रशांत महासागर में अपनी वास्तविक लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करने के लिए साथ में काम कर सके। तो इसके लिए क्या जो भू राजनीतिक वास्तविकताएं उभरी हैं उसके आधार में किस प्रकार के स्ट्रेटेजिक विज़न की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप लोग को तथ्यों के साथ आपको स्पष्ट करना है। अगर सहमत हैं तो उसके लिए पॉजिटिव आपको तथ्यों को लेकर आना होगा, असहमत है तो नेगेटिव तथ्यों को लेकर आना होगा। तो इस पर आप लोग मॉडल प्रश्न आपका अभ्यास कर सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उस पर अपना आंसर राइटिंग भेजिए। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग कीजिए तो बेहतर स्थिति में आप होंगे। जो भी इस संदर्भ में आज के न्यूज़ के संदर्भ में पढ़े हो या अतिरिक्त कहीं भी जानकारी आपको प्राप्त हुआ हो, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। मॉडल आंसर के तहत आप लोग अभ्यास करिएगा तो करत अभ्यास ज़रूर आपका सफल करेगा एग्ज़ाम। तो आप लोग अभ्यास करते रहिए ताकि आप लोग भी बेहतर स्थिति में उभर कर सामने आए। केवल देखिए, मैं आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता था, मैं दूसरे टाइप का टीचर हूँ या आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, कल सभी ने टीचर डे पर विश किया, बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। पर मुझे इससे ज़्यादा अधिक खुशी होती तब जब आप लोग आंसर राइटिंग करके आप लोग भेजे रहते। अगर कुछ लोग आंसर राइटिंग करके भेज रहते, मैं ज़्यादा इस कॉम्प्लीमेंट्री जो दी गई मुझे सभी लोगों के द्वारा विशेष दी गई, उससे कहीं मैं ज़्यादा अच्छा बेहतर अपने महसूस करता आप लोगों के बिहाफ में कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो मेहनत करने वाले लोग जुड़े हुए हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं इस वीडियो को। मैं अभी कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, कहीं मैं मीटिंग में आया हूँ। मीटिंग के दौरान मैंने इसको आपको सफ़र में सारे चीज़ों को कलेक्ट किया, न्यूज़ को कलेक्ट किया, उसका की नोट्स को कलेक्ट किया हूँ, बनाया हूँ। उसके बाद जब मीटिंग अभी मुझे स्टार्ट होगा उसके बीच कुछ समय मिला है, उसमें आपको यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को जो रेगुलर जो चीज़ें मिल रही हैं वो बंद ना हो, ताकि जो डेली न्यूज़ का जो पढ़ने का जो तरीका है वो आप में बना रहे, उसमें आप लोग का जो भूख है वो बना रहे। तो मैं इस हद पर जाकर कार्य करना पसंद करता हूं। अगर मुझे बहुत इमरजेंसी होगा
जो इमरजेंसी के स्तर पर ही मैं कभी आपको वीडियो बंद कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अनायास मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं ज़रूर आप लोगों को वीडियो अवेलेबल कराऊँगा। तो मैं ज़्यादा सहज महसूस करता अगर आप लोग आंसर राइटिंग लिख कर आप लोग सेंड करते, तो मैं कल के दिन के लिए बेहतर आपको मानता। पर जो लोग भेजें वो भी ज़रूरी पार्ट है, मानता हूँ, विश करना चाहिए सभी को, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है। पर उससे भी बेहतर कहीं है आप अगर आंसर राइटिंग लिख कर बेहतर स्थिति में आइए और अपना फाइनल रिज़ल्ट मुझे अपना रिज़ल्ट कार्ड भेजिएगा, तो जाकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी, ताकि किसी एक व्यक्ति के निर्माण में मेरा अंश भर कोई योगदान रहा है। तो आप लोग कृपया कर ऐसे चीज़ें अपने जीवन में शामिल कीजिए। मैं इसलिए एग्ज़ाम ओरिएंट बात करता हूँ, टू द पॉइंट बना रहना चाहता हूँ, ताकि आप लोग का 1 मिनट का भी टाइम मिसलिनियस बर्बाद ना मेरे द्वारा ना हो सके। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। जो भी स्टूडेंट है जो मुझे फॉलो करते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर आज से लागू कीजिएगा। जो भी हो लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आप कहाँ आप गलती कर रहे हैं उसको अभी से नोटिफाई किया जा सके, और कितने हद तक सुधार की आवश्यकता इसको आपको बताया जा सके, ताकि जब आप प्रारंभिक परीक्षा दे के आएँ यूपीएससी का, तो आप मेंस के लिए फुल रूप से आप तैयार रहें। आप लिखने के लिए उस ऐसी स्थिति में बने रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पीटी ओरिएंट देखिए। बात यहाँ पर प्रश्न आएगा उभर का आप लोग पीसीएस स्तर पर या तो वनडे एग्ज़ाम जो भी होगा उसके लिए। जैसे कर्तव्य पथ का नाम अब जाना जाएगा, राजपथ जो नाम है पहले वो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इंडिया गेट से लेकर जो राष्ट्रपति भवन का जो सड़क है उसे राजपथ नाम से जाना जाता है। यह औपनिवेशिक सोच के दौरान दी गई थी, और इसके बाद भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व वाली सरकार ने इसे नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने का निर्णय लिया है, और इसका नाम कर्तव्य पथ के रूप में रखा जाएगा। तो इस पर आपको पीटी ओरिएंट चीज़ें कवर करना है। नेक्स्ट है देखिए उपराज्यपाल का जो चीज़ें थी, हाल ही में आप लोग इससे रिलेटेड न्यूज़ कवर किया गया है कि क्या शक्ति है, हेट स्पीच क्या होता है, सभी पर आप लोग को चर्चा किया गया। उस न्यूज़ को आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अगस्त महीने में होगा, आप लोग को लिस्ट दिया जाता है, तो उस लिस्ट में आप लोग सर्च कीजिएगा कहाँ पर है यह उपराज्यपाल से संबंधित हेट स्पीच क्या होता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, इससे संबंधित चीज़ों पर। तो आज उसमें अवमानना के लिए, दुर्भावना आरोप के लिए जो उपराज्यपाल हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल, उन्होंने नोटिस जारी किया है फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में, और चेतावनी दिया है कि नोटिस के 48 घंटे के भीतर आप नेताओं द्वारा इसको वापस लिया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको इस पर नज़र बनाए रखना है। किस मामले में आपको यह आया था यह भी आप लोग को ध्यान रखना है। 1400 करोड़ के रुपये पुराने नोट बदलने के लिए जो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में जब ये कार्य कर रहे थे उस समय यह मामला आया था। तो ये चीज़ें आप लोग को देखनी चाहिए, न्यूज़ में अपडेट रहना है। नेक्स्ट है देखिए एक चीज़ है और भी एक न्यूज़ उभर कर आ रही है, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार के शक्तियों पर पूर्ण सुप्रीम कोर्ट कल करेगा विचार। तो इस पर क्या विचार आता है, शक्ति कितनी है केंद्र की और राज्य के, और इसके बीच राज्यपाल का क्या संबंध होगा, इस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बार बार दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा चुनी जाती है, सरकार चुनी जाती है, वहां पर बार बार केंद्र और राज्य के बीच राज्यपाल के जो केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है उसके बीच डिस्प्यूट के क्षेत्र देखे जाते हैं, उनके बीच लगातार विवाद के कारक देखे जाते हैं। तो ये क्या है उस पर हम लोग कल इन पर निर्णय आ जाने दीजिए। तो सारे जो पक्ष है पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, कहाँ तक सीमित अधिकार दिया गया है, कहाँ तक राज्यपाल का अधिकार है, और केंद्र किस हद तक जाकर राज्य में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य का केंद्र शासित जो प्रदेश है दिल्ली, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री का क्या अधिकार दायित्व, सभी पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो कल का वेट करते हैं। नेक्स्ट है आप लोग के लिए न्यूज़। तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि और भी हम लोग इम्प्रूव होते रहें। जल्द ही चैनल और भी इम्प्रूव हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर हमारा सहयोग बनाए रखिए। देखिए जीएस पेपर 2 के द्विपक्षीय संबंध समझौते में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है वो आई हुई हैं, तो उसके संदर्भ में जो चीज़ें हैं धीरे धीरे कलेक्ट करते रहिएगा। कल भी न्यूज़ आया था, आज भी आएगा, और अगले 4 दिन तक न्यूज़ में कुछ पॉइंट आएगा। तो आप लोग उसे की नोट्स बना के रखिएगा। लास्ट में मैं जब इनका अपने देश आगमन हो जाएगा, यहाँ से चली जाएंगी बांग्लादेश, उसके बाद क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई है एक बार उस पर
सारे न्यूज़ पर हम लोग कवर कर लेंगे, उससे संबंधित न्यूज़ को कलेक्ट कर लेंगे। वर्तमान में देखिए रिश्तों के प्रगति के संदर्भ में कुछ बातें की गई है कि वर्ष 1965 के पहले संचालित 6 जो रेल मार्ग थे में से 5 पर संचालन शुरू हो गया है और मंगलो और चट्टग्राम पोर्ट को मोंगला चट्टग्राम जो पोर्ट है उसके लिए भारत के पूर्ववर्ती राज्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जो बांग्लादेश में है वो पोर्ट, उससे संबंधित जो पूर्ववर्ती नॉर्थ ईस्ट राज्य है उससे जोड़ने का प्रयास काम प्रारंभ है। और भारतीय निर्यात के लिए चौथा सबसे बड़ा देश है बांग्लादेश। जब निर्यात हम लोग करते हैं उसमें चौथा सबसे बड़ा भागीदार है देश है कौन, सबसे ज़्यादा निर्यात हम लोग बांग्लादेश को करते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और साथ ही साथ पड़ोसी देश की परियोजनाओं के लिए लगभग 10 अरब डॉलर की मदद भारत करेगा बांग्लादेश की। तो यह 2 महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग को आने वाले समय में कवर करना है। जो भी कल 2-4 दिन में समझौते इससे संबंधित बातें की जाएंगी, उसके जो न्यूज़ उभरेगा उस पर हम लोग विशेष रूप से बात कर लें। जैसे ब्रिटेन के संदर्भ में अभी हम लोग बात की हैं उसी तरह चर्चा कर लेंगे। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग को यह बहुत ज़रूरी है कि झारखंड में 2 बार ऐसे मामले हाल में देखने को मिला जहाँ पर दुष्कर्म के मामले देखने को मिले 10 दिन के अंदर। तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो झारखंड का दौरा करता है, उस दुमके ज़िले का दौरा करता है, पर वह संतुष्ट नहीं होता है। तो इसके मामले उभर कर सामने आए हैं और आपको यह टॉपिक जीएस पेपर 2 के संवैधानिक निकाय और बाल अधिकार जो टॉपिक है उससे रिलेटेड न्यूज़ को कवर करता है। तो आप उस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा और संवैधानिक निकाय में यह आता है तो यह देख चलना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है कि टीम रैया जो झारखंड राज्य सरकार की जो रवैया था उससे नाराज़ रहा और बोला कि जो प्रियंका कानूनगो हैं की अध्यक्षता में यह टीम आई थी। तो आप लोग याद रखिएगा इस समय आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रियंका कानूनगो को 3 सदस्यीय टीम के साथ जांच में आया और रुकावट पैदा की। हालांकि सभी जानकारियां पहले राज्य सरकार को दे दी गई थी। कब आएगी आयोग के सदस्य कब आएंगे, कब दौरा करेंगे, तो इससे पहले ही पड़ोसी जो अभिभावक थे वो कहीं चले गए। पड़ोसियों द्वारा बताया गया है कि मृतका के माता पिता को स्वजनों को जीप में बैठाकर कोई कहीं ले गया। तो अब सोच सकते हैं यह किस संस्था द्वारा किया जा सकता है, या तो लोकल पुलिस द्वारा किया जाएगा या दबंग जो वहाँ के लोग क्षेत्र होंगे जो इससे संबंधित होंगे उनके द्वारा किया गया, या राज्य ऐसे मामलों में इस प्रकार के रवैये का अपनाती है। तो देखिए सख्त रूप से नाराज़ होकर गई है और आने वाले समय में जो झारखंड राज्य को नोटिस दिया जा सकता है, इसके सचिव को ध्यान रखिएगा यह किस अधिकार क्षेत्र के तहत दे सकती है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है NCPCR, याद रखिएगा NCPCR, आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। जितने भी बाल संरक्षण के कार्य है इसके द्वारा किए जाते हैं। आयोग का गठन वर्ष 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के तहत अधिनियम 2005 को एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया। तो एक वैधानिक निकाय यह है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो भी वैधानिक निकाय है तो आप इसके संदर्भ में समझ सकते हैं कि 2005 के एक्ट के तहत इस आयोग का गठन किया गया। आयोग महिला एवं विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। तो किसके तहत काम करती है, महिला और विकास मंत्रालय के संदर्भ में। इस समय बताइए आप लोग इसमें कमेंट्स में इस मंत्रालय की मंत्री अभी केंद्रीय मंत्री कौन है और राज्य में इस जो मंत्रालय है इसका महिला और बाल विकास से संबंधित जो विभाग होता है उसके मंत्री कौन है। तो आप लोग जरूर दोनों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि आप लोग भी एक्टिव मोड में काम करें। आयोग का अधिदेश या मैंडेट यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां और कार्यक्रम प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अधिकारों का अनुरूप हो। अर्थात यह आयोग यह निर्धारित करता है कि जो भी सरकार की नीतियां हैं, कानून है, कार्यक्रम है या प्रशासनिक तंत्र में जो अपनाई गई प्रवृत्ति है उसके अधिकार के तहत जो संविधान ने जो निहित अधिकार दिए हैं बालकों को या बाल अधिकारों के संदर्भ में उसके वो तो लागू करना ही करना है। साथ में राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में बाल अधिकारों की बात की गई है उसको भी लागू करना है। साथ में याद रखिएगा आयोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत एक बच्चे के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की भी जांच करता है। तो आपको यहाँ पर
यूपीएससी में और पीसीएस में प्रश्न क्रिएट किया जा चुका है, तो आप समझ लीजिएगा ये इम्पोर्टेंट कितना है। साथ ही साथ आयोग लैंगिक अपराधों में से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो होता है पॉस्को एक्ट 2012, उसकी क्रियान्वयन की भी निगरानी करता है। तो आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है इस संस्था के संदर्भ में। तो आप पॉस्को एक्ट या राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी इसे शक्ति प्राप्त है। तो इस बिहाफ में वो महत्वपूर्ण संस्था हो जाती है, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे तो आप लोग जरूर इसे कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए यह आप लोग न्यूज़ कवर कीजिएगा। कुछ दिया गया है, सीट बेल्ट लगाने में लापरवाही चली जाती है हज़ारों की जान। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे कहीं यूज़ कर सके, ताकि इस न्यूज़ को आप लोग उस संदर्भ में देखिएगा। यहाँ पर इनफ दिया हुआ है, इससे अतिरिक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है रोड सेफ्टी के संदर्भ में। तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा, ताकि आप लोग का आंसर राइटिंग, एग्जाम्पल, केस स्टडी और वर्तमान में जो चीज़ें घट रही है उससे कोरिलेट हो और आपका आंसर इनरिच हो और बेहतर हो, औरों से बेहतर हो। तो चलिए नेक्स्ट है, देखिए सिलिकॉन वैली जो है वो सिलिकॉन सिटी जो है बेंगलुरु के नाम से जो जानी जाती है, सड़कें पानी पड़ी है, लबालब पानी हुआ है कल रात को, तो डूब गई है पूरी सड़कें। उसका दशा आप लोग वीडियो पर देख सकते हैं, टेलीग्राम आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यह उभरता है कि हम नगरीकरण स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, फिर भी समान से अधिक वर्षा होती है तो शहरों की स्थिति कैसी, इस स्थिति में कैसे हो जाती है। तो यहाँ पर नगरीकरण की नियोजन प्रक्रिया में प्रश्न उठता है, क्या ऐसी ढांचा विकसित नहीं की गई है। इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इससे पहले एक वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। नहीं तो मैं इस पर एक वीडियो कुछ समय बाद बनाऊँगा, ताकि जो सारे शहरीकरण के जितने भी उदाहरण में इस तरह बाढ़, सूखा या उससे संबंधित समस्या है, उस पर हम लोग वृहद चर्चा एक बार कर लेंगे। और यह वीडियो लगभग 30 से 40 मिनट का होगा उस दिन, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। जल्द ही यह वीडियो इससे भी रिलेटेड आएगा, शहरीकरण, स्मार्ट सिटी जैसे विकल्प। हाल ही में मैंने एक आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन का आपको एक पिक्चर सेट किया था ग्रुप में। तो क्या वास्तविकता हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं, शहरों का वास्तविक विकास जो पिक्चरों में दिखता है, धरातल पर क्या उतना है, इसके बीच की कड़ी को हम लोग उस दिन ढूंढेंगे उस वीडियो में। तो उस दिन का वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही वो वीडियो आप लोग के लिए अपलोड होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए, यह संबंधों को नया आयाम देने का अवसर है बांग्लादेश और भारत के संदर्भ में। तो आप इस आर्टिकल को देखिएगा। इससे पहले जो न्यूज़ आपको पहला दिन न्यूज़ कवर किया गया उसमें, और जो बाद में न्यूज़ कवर किया जाएगा उसमें यह टॉपिक कवर कर लिया जाएगा। फिलहाल आप आर्टिकल को देख सकते हैं। आरपीसी जो ब्रिगेडियर रहे हैं भारतीय सेना के, तो ये आप लोग इसे तब तक आप लोग कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए समझना होगा मोटे अनाज का महत्व। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज के रूप में परिभाषित भी किया है, लक्ष्य भी निर्धारित किया है। तो मोटे अनाज के संदर्भ में क्या हम लोग, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले कॉल करके, कि उसी प्रश्न का हल यह आज दे रहा है। देखिए, आधुनिकता के दौर में न सिर्फ जीवन शैली बदली है, बल्कि हमारा खान पान भी पूरी तरह बदल गया है। तो मौलिकता जो हमारी रही, पूर्ववर्ती रही मौलिक प्रवृत्ति, मौलिक जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, वो आधुनिकतावाद में कहीं खो गया है। इससे रिलेटेड जब टॉपिक प्रश्न आएंगे तो आप इसका एग्जाम्पल इस संदर्भ में भी दे सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। तो जैसे खाने की आदतें किस तरह बदली। पहले हमारे मोटे अनाज आहार में हुआ करते थे मुख्य घटक, और उसमें हरित क्रांति के बाद बहुत से इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आए ही, पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, जिसमें मोटे अनाज थाली से दूर हो जाना सबसे नेगेटिव पक्ष देखने को मिलता है हरित क्रांति का। जिसमें आपको जो परिणाम से हमने गेहूं और चावल को अपनी भोजन की मुख्य थाली में सजा लिया है और मोटे अनाज को खाद्य श्रृंखला से बाहर कर दिया। अब यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सोच के समझ के देखिए। यहाँ से प्रश्न आपको क्रिएट किया जा सकते हैं कि मोटे अनाज पोषक तत्वों में भंडार होते हैं। चावल और गेहूँ की तुलना में 3.5 गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। और अनाजों में, मोटे अनाजों में बीटा कैरोटीन, नायासिन, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता आदि खनिज, लवण, विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। और अगर हम लोग मोटे अनाज नहीं खाते, इसकी सप्लीमेंट्री हम लोग को लेनी पड़ती है, या तो दवा के रूप में लेते हैं
या तो ऐसे फूड जंक आते हैं जिसके आधार पर हम लोग इसका पूर्ति करते हैं। तो सोच सकते हैं अगर केवल हम मोटे अनाज लेने जैसे ज्वार बाजरा सब खाना शुरू कर दें तो इसके आधार पर इन सब पूर्ति होगी और शरीर को एक पौष्टिक आहार हमारे शरीर में जाएगा, डाइट फाइबरिंग होगा जिससे भरपूर मात्रा में फाइबर हमारे शरीर में जाएगा, जिससे जो डाइट होता है वो उसका पाचन क्रिया समुचित होगा। साथ ही साथ देखिए यह क्या करता है, वजन में कम करने, शरीर में रक्तचाप जो उच्च रक्तचाप है उसको कम करता है, अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हृदय रोग, मधुमेह, डायबिटीज़ और कैंसर जैसे रोगों में जोखिम को कम करने के साथ साथ कब्ज और अपच से निजात दिलाने में ये मोटे अनाज काफ़ी हद तक उपयोगी होते हैं। तो समझ सकते हैं इस वर्ष जो 2023 का यह जो मोटे अनाज का जो वर्ष है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर जब भी प्रश्न आए तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप लोग को देने होंगे। और प्रश्न यहाँ से भी है, हम लोग क्या आधुनिकता में अपनी जो विरासत है, मौलिक विरासत है, उसको कहीं खो रहे हैं, जीवन शैली बदलाव हो रहा है। इससे रिलेटेड जब भी टॉपिक आएगा तो आप लोग केस स्टडी के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर इसे आप लोग पुट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको यह आज आर्टिकल ज़रूर पढ़ना चाहिए। और राहुल लाल जी को मैं पर्सनली भी जानता हूँ क्योंकि ये दिल्ली में जब मैं था तो अध्ययन अध्यापन करा तो इनसे मैं मिला हूँ। बहुत ही अच्छे इनके वक्तव्य रहते हैं, किसी तथ्यों पर अच्छी जानकारी इनकी पकड़ है। तो इनके लेख जब भी आए आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि जो चीज़ों को समझाने का तरीका है सिंपल तरीके से वो बेहतर ये समझाते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा आज का आर्टिकल में। और यह टॉपिक आपको मौद्रिक नीति जीएस पेपर 3 है, उसमें मौद्रिक नीति वृद्धि और विकास, समावेशी विकास का जो टॉपिक है उसको कवर करता है आज का यह न्यूज़। तो जीएस पेपर 3 के लिए और पीसीएस जो पेपर है, पीसीएस का कोई भी जीएस पेपर जो आपका पार्ट ये कवर करता है टॉपिक जहाँ पर जीएस में, तो आप उसे ज़रूर कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इस प्रकार के कुछ आंकड़े दिए रहते हैं, आप लोग उसे ज़रूर कवर कीजिएगा। यहाँ पर बातें की गई हैं, कुछ चीज़ें हैं वही मैं यहाँ पर बात करूँगा। हाल ही में जिस पर लगातार चर्चा हो रहा है, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, आईएमएफ की चर्चा हो रही है, जो यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है ब्लूमबर्ग के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मार्च की तिमाही अंत तक डॉलर के विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 854.57 अरब डॉलर के करीब आ चुका है। 854.7 अर्थात 854.7 अरब डॉलर के मूल्य पर आ गया है, जो बहुत ही वृहद होता है। और जहां पर ब्रिटेन केवल 1816 अरब डॉलर के शेष के साथ है। तो हम इसके आधार पर भी इससे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2 अंकों का वृद्धि दर लगातार हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें पहली तिमाही 22-23 के पहली तिमाही में अप्रैल जून का जो दौरान भारत का जीडीपी 13.5% की वृद्धि दर्ज किया गया। यह आंकड़ा आप लोग को दिया जा रहा है। और लगातार जो देखिए जो आर्थिक सलाहकार के जो है हमारी जीडीपी का वृद्धि दर 7.7% दिया गया है रेटिंग एजेंसी, वैश्विक जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा। हालांकि एसबीआई ने 7.8 से घटाकर 6.8 किया है। ध्यान रखिएगा, एसबीआई जो भारत की बैंक है उसके द्वारा किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन है विवेक देवराय, उनके द्वारा कहा गया है अगर जीडीपी 25 वर्ष तक लगातार इसी दर से बढ़े, 7.7 के दर से ही अर्थात 7.5 के आसपास या 7.7 के दर से बढ़े, तो 2047 तक भारत उच्च मध्य आय वाले देश में शामिल होगा। जैसे कि मैंने हाल ही में आप लोग को न्यूज़ कलेक्ट किया था जिसमें विकसित देश की परिभाषा बताई गई थी। विश्व बैंक ने कैसे डॉलर के हिसाब से आपको GNI के तौर पर वर्गीकृत करता है, उसी के आधार पर यह उच्च मध्य आय वाले में शामिल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारत वर्ष 2047 तक अर्थव्यवस्था का आकार कितना हो जाएगा, 20 लाख करोड़ डॉलर के करीब हो जाएगा। और प्रति व्यक्ति जीडीपी आय कितना हो जाएगा, 10,000 डॉलर। तो यह अनुमान लगाया गया है। हालांकि 25 वर्षों तक लगातार 7.5% का निश्चित रखना यह बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि यह डाटा है, इकोनॉमी है और 25 साल, यहाँ तो 1 से 2 साल में ही आंकड़े बदल जाते हैं। पर अनुमान लगाया गया है कि अगर हम इस दर से भी बढ़ रहे हैं तो स्थितियाँ 47 तक हम लोग जो चाह रहे हैं हो सकता है, पर एक दुष्कर वर्क है,
क्योंकि सारे चीज़ों को यहाँ पर देखने को पड़ता है। राष्ट्रीय हलचल क्या हुआ इकोनॉमी में, अंतर्राष्ट्रीय रूप से हलचल क्या इकोनॉमी में हुआ है, वो सब सारे पहलुओं पर देखना होता है। यहाँ पर बात की गई है 1997 से 98 में 2021 से 22 भारत का औसतन सालाना जीडीपी दर 6% रही है। ध्यान रखिएगा, औसतन अगर बात की जाए सालाना जीडीपी दर 6% रही है, तो यह कोई लक्ष्य, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी हम लोग निर्यात प्रोत्साहन पर बल दे सकते हैं, तो जाके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं हम लोग, जो मैन्युफैक्चरिंग को और विकसित करते हैं, तो यह हम लोग लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं 7.5% का, यह कोई दो राय नहीं है। तो यह भी बात आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ देखिए कुछ और भी आंकड़े दिए गए हैं कि 22-23 में ये 14.20 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगा, जो बजट के लक्ष्य से कहीं अधिक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट टैक्स का चर्चा किया गया था, मैंने कहीं अंडरलाइन किया है, हाँ देखिए यहीं तो है। डायरेक्ट टैक्स जो अर्जन है 4.8 लाख करोड़ हुआ है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, प्रत्यक्ष कर जो संग्रह किया गया है, उसमें 4.88 लाख करोड़ रुपए का मिल चुका है, जो पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में 3.6 लाख करोड़ रुपए का, तो 33% अधिक संग्रह किया गया। यह भी कहीं ना कहीं हम लोग सकारात्मक दृष्टि दर्शाता है कि कलेक्शन दर जो हो रहा है टैक्सों में, वो भी कहीं बढ़ा है। तो ज़रूर है कि अगले 22-23 का यह आंकड़ा 14.20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो बजट लक्ष्य से कहीं अधिक होगा। यह कहीं ना कहीं हमें वर्ष 1947 तक पहुंचाने में काम करेगा। लगातार अगर टैक्सेशन बढ़ता है, जीएसटी संग्रह लगातार छठे महीने भी आपको 1.4 लाख करोड़ से ऊपर बना हुआ, लगातार छठे महीने भी, तो देख सकते हैं टैक्स संग्रहण अगर बढ़ता है तो इससे देश विकसित करता है, देश विकास करता है, आर्थिक विकास बढ़ता है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। चालू खाता में भी आप लोगों को कुछ हलचल देखने को मिली, हालांकि सुस्त बाजार है, निर्यात में हम लोग सुस्त रफ्तार बढ़ाए हुए, इसलिए मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग को अगर डेवलप किया जाए, निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए, तो भारत इस दिशा में बेहतर काम कर सकता है। तो इस बिहाफ में आप लोग इस न्यूज़ को, इस आर्टिकल को जरूर कवर कीजिएगा, जीएस पेपर 3 के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट नीचे है, आपको एक न्यूज़ है, उसके बाद हम लोग फिनटेक में आरबीआई के नए निर्देश आया है, तो उसके बाद हलचल मचा हुआ, जिसमें आरबीआई ने सख्त निर्देश दिया है कि जो पैसे ऑनलाइन दिए जाते हैं संस्थाओं के द्वारा, उसमें ग्राहक के डाटा के बगैर उनकी मर्जी के इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी या नहीं। ये अब बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदो बाद में भुगतान करो वाली नीति जो है, उस पर सख्त दिशा निर्देश दिया है, जिस पर जो अश्नीर ग्रोवर हैं उन्होंने यूपीआई के संदर्भ में बोला है कि यूपीआई दुनिया का सबसे बेहतर तकनीक आविष्कार है, तो आरबीआई का डिजिटल लेंडिंग दिशा निर्देश सबसे ख़राब है। तो देखिए ये कोटेशन यूज किया जा सकता है जब इसके नेगेटिव में प्रश्न पूछे, दिशा निर्देश के संदर्भ में आपसे नकारात्मक कोई प्रश्न पूछेगा तो इसके कोटेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर कोई आम व्यक्ति नहीं है, इसने यूपीआई के लिए, भारत पे के लिए बहुत काम किया है। तो ये व्यक्ति आपके लिए इस रूप से केस स्टडी के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं बेहतर तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और आज इसी के साथ वीडियो समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला राष्ट्र प्रमुख में नार्डिक देशों की स्थिति सबसे मजबूत है, महिला राष्ट्रपति जो बनी है, राष्ट्र प्रमुखों के संदर्भ में बात की गई है। तो जो नार्डिक देश है उसमें 5 देश समूह है, तो उसमें से 4 में महिला प्रमुख है, तो उसमें बात की गई है। सभी आप लोग याद रखिए, वर्तमान 19 देशों में राष्ट्र प्रमुख या तो राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री महिला हैं, तो उसके संदर्भ में बात की गई है। तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा, इससे अतिरिक्त ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का इसका पेपर आप लोग को ग्रुप में शेयर किया गया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसमें भारत का भी नाम है, क्योंकि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति बनी है। नेपाल में भी, ताइवान में, बांग्लादेश, फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, सभी जगह महिला प्रतिनिधि हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये आप लोग को काम देगा महिला सशक्तिकरण में भारत और वैश्विक अंतर जब पूछेगा तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक कवर कर सकता है, तो इसे ज़रूर आप लोग राइट डाउन कीजिएगा। हाल ही में देखिए नेपाली राष्ट्रपति ने सेना के प्रमुख पांडे को, जो प्रमुख है पांडे, उनको जनरल की उपाधि प्रदान की है। अब लगातार हम लोग देखिए होता है, भारत 50 से ही नेपाल और भारत के रिश्तों में एक दूसरे सेना प्रमुख को जनरल की मानद उपाधि दी जाती है। ये समान प्रक्रिया है पर हर वर्ष होती है, तो आप लोग याद रखिएगा जो जनरल मनोज पांडे उनको
नेपाल के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा विद्या देवी भंडारी उनके द्वारा यह मानद उपाधि दी गई है। तो पीटी ओरिएंट है, आप लोग को प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। आज की न्यूज़ में इतना ही। कल फिर हम एक न्यूज़ एनालिसिस के साथ आपके सामने होंगे और जो चीज़ें बोली जा रही है उस पर ध्यान दीजिएगा, आंसर राइटिंग कीजिए ताकि आप लोग ही सशक्त बनिए और हम केवल मार्गदर्शक के रूप में आपके हैं। सारा काम आपको ही करना होगा। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन तय करना, अपना एक सीट रिजर्व करना है तो आपको उस एड़ी चोटी का सारा मेहनत करना होगा जो एक टॉपर के द्वारा किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड समस्या होगा आज उसका निराकरण हुआ होगा और टॉपिक का विश्लेषण आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इससे संबंधित बातें लिख सकते हैं इंटरनल मोटिवेशन के लिए, ताकि हम भी यह जान सके हमारा दिशा सही दिशा की ओर है, हम सही दिशा में अपने न्यूज़ को कलेक्शन कर रहे हैं, सही दिशा में आप लोग को समझा रहे हैं। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं अपने स्तर पर करूँगा। इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।